वीडियो में हम देखेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑन ईएमआई। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स मतलब होता है फ्लो, एक टाइप का फ्लो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? एक सरफेस क्या होता है? सरफेस मतलब होता है किसी भी चीज का आउटर पार्ट। जैसे फुटबॉल का सरफेस क्या है? फुटबॉल का आउटर पार्ट जो आपको दिख रहा है, जो बाहर बाहर का पोर्शन आपको दिख रहा है, वो उसका आउटर पार्ट है, वही उसका सरफेस है। जैसे इस ब्लैक बोर्ड का सरफेस क्या है? ये इसका आउटर पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ भर रखा होगा ना, वो इसका सरफेस नहीं है। तो जो किसी भी चीज का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, किसी भी चीज की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो उसका सरफेस होता है। जैसे कि म्यूजिक होता है घरों में, उसका सरफेस क्या है? उसका जो आउटर पार्ट है, ऐसा जो पार्ट है या जो ऊपर का पार्ट है जो आपको दिख रहा है, उसका नल वगैरह, ये सब उसका सरफेस है। तो किसी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स से ये पता लगेगा कि एक सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता है तो आप ये कह दोगे कि एक सरफेस में से 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। या एक मान लो मेरे पास एक सरफेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नोटबुक है। अब मैं कहूँ कि इसमें से 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चली गई, ये 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चली गई इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में, तो इसका फ्लक्स क्या है मुझे बताओ। 50 गई तो कितना है? 50। मैग्नेटिक फ्लक्स का 50 होगा? ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स कोई नंबर थोड़ी ना है, मैग्नेटिक फ्लक्स तो एक क्वांटिटी है। उसको समझने के लिए हमने एक कंसेप्ट बनाया है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रही है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है, कम पास कर रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम है। और इसको डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स से यही पता चलता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी एक सरफेस में से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, उसकी मदद से फैराडे लॉ को हम समझेंगे। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक कोइल है आपके पास, अगर एक कोइल के साथ, एक कोइल का मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 7 वेबर है, ठीक है, या 7 टेस्ला मीटर स्क्वायर है, यही यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कोइल का वो चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। मतलब अगर एक कोइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अब चेंज दो टाइप के होते हैं, या तो बढ़ना या घटना, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। यानी अगर एक कोइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा यानी चेंज होगा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ क्या है? एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल ही है, तो एक टाइप का पोटेंशियल कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। तो जब भी एक कोइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस पहली डेफिनेशन तो चलो ये लिख देते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ की पहली डेफिनेशन, कई डेफिनेशन बना सकते हैं हम। तो पहली देखना, अभी हम क्या क्या करेंगे, इसको समझेंगे पहले अच्छे से, इसकी कई डेफिनेशन बताएंगे और फिर इसके अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्या है? फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है, इसकी पहली डेफिनेशन, फैराडे फर्स्ट लॉ की पहली डेफिनेशन अगर हम बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक कोइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक कोइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कोइल इज चेंजेस, चेंजेस मतलब या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, देन एन ईएमएफ इंड्यूस इन इट। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स एफ एल यू एक्स, अभी मत कहना क्या लिख दिया, if magnetic flux of a coil, if magnetic flux of a coil is changes मतलब या तो इंक्रीज होगा या तो इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। मतलब चेंज दो ही तो टाइप के होते हैं। आपकी हाइट चेंज हो गई बचपन से लेकर अब तक, चेंज होना मतलब दो ही था, या तो बढ़ी या घटी। घट सकती नहीं, आपकी हाइट तो बढ़ेगी, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, if magnetic flux of a coil is changes, increases, that is decrease, increase or decreases, then an EMF induced in it। अंग्रेजी मत याद करना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो। इंड्यूस्ड इन इट, क्या बोला मैंने कि अगर एक कोइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, मतलब उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगी। एक तरह से इंड्यूस मतलब होता है बिना टच करे काम करना, ये भी कह सकते हो। ईएमएफ बनेगी, उसमें ईएमएफ आ जाएगी, मतलब उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। अगर आप
एक कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर देते हो तो आप ये समझ लो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बन चुका है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है। ये तो पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि भाई फैराडे फर्स्ट लॉ की कई डेफिनेशन कह रहे हो सर जी आप, तो क्या बना सकते हो? देखो खुद सोचो, अगर मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है किसी चीज का? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ घट कैसे सकता है? मान लो आपकी एक कोईल है, ठीक है, आपकी एक कोईल है और ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जिसका जो चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, जो टाइम के साथ चेंज होती रह रही है। मान लो अभी थोड़ी देर पहले, अभी t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर इसमें से 3 इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी। t इक्वल्स टू 5 सेकंड जब होंगे तो इसमें से 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, और t इक्वल्स टू 9 सेकंड पर इसमें से 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास कर रही है उनकी वैल्यू चेंज हो रही है तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो आप ये भी कह सकते हो अगर एक कोई एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखी है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, जिससे उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। मतलब अगर एक कोईल आपने एक ऐसी जगह रख दी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस अपना आप हो जाएगी, रखी रखाई में हो जाएगी, मूव कराने की जरूरत ही नहीं है। अगर मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ही होगी। अगर ये मान लो ऐसे ऐसे मूव करता है, अगर कोईल में यहाँ से इस कोईल की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, चलो मैं ये भी समझाता हूँ, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि अगर दूसरी डेफिनेशन मुझे लिखने तो मैं ये लिखूंगा कि अगर आप एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, और नंबर ऑफ लाइंस जो है अलग अलग डायरेक्शन में पास कर रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो होती है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है, चेंज होती रहती है टाइम के साथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का या तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है और उस जगह पर आपने एक कोयल रख दी तो उसके अंदर अपना आप ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स अपना आप चेंज हो जाएगा। उसमें कभी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी, कभी कितनी कभी कितनी, कभी 10 कभी 15 कभी 20, मतलब अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी। तो दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ फैराडे फर्स्ट लॉ की? मैं लिख सकता हूँ द if a coil is placed in a non-uniform magnetic field, अगर एक कोईल आपने एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, then magnetic flux लिंक विद द कोईल, या ऑफ द कोईल लिख दो, लिंक आपको अगर अच्छा नहीं लगता वर्ड, ऑफ द कोईल इज चेंजेस, चेंज का मतलब दो ही, या तो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बढ़ेगा घटेगा। देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, मतलब अगर एक कोईल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स अपना आप चेंज हो जाएगा, अपना आप बढ़ेगा या घटेगा, और उसमें अपना आप ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपना आप प्रोड्यूस हो जाएगा, अपना आप बन जाएगा। तीसरी डेफिनेशन, मतलब एक और डेफिनेशन बनाओगे? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, चलो वो क्या है वो अब मैं थोड़ा आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। मान लो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, उसकी ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल लाइन से बनाई जाती है, और ऐसे बनाई जाती है कि उनके बीच का गैप कांस्टेंट रहे। ये अगर यहाँ 2 मीटर डिस्टेंस है तो यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यानी हर दो पड़ोसी लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। कोई भी दो पड़ोसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उठाओ, उनके बीच का डिस्टेंस सेम है तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर सेम नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए? जैसे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ डिस्टेंस कुछ है, यहाँ डिस्टेंस कुछ है, यहाँ डिस्टेंस कुछ है,
तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और अभी हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई। अगर मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, उसके अंदर मैं एक कोइल को मूव कराता हूँ, पहले यहाँ थी, अब मैं इस कोइल को रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, अब यहाँ है। पहले इसमें से सारी की सारी 6 की 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, अब इसमें से सिर्फ 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। अब मैं इसको थोड़ा और टिल्ट कर देता हूँ, थोड़ा और घुमा देता हूँ, मतलब मैं इसको घुमा रहा हूँ। अब इसमें से 5 पास कर रही है। मतलब अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कोइल को घुमाऊंगा, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे नीचे लाइन जा रही है, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही होंगी उनकी वैल्यू चेंज होएगी, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा, जिससे उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। यानी अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तीसरी डेफिनेशन क्या आएगी, अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कोइल को मूव करवाऊंगा, अगर मैं कोइल को रेस्ट में रखूंगा तो वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। मान लो अगर मैंने ऐसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई और उसके अंदर मैंने कोइल को सिर्फ रखा, मूव नहीं करवाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, सेम भी सेम रहेगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ की तीसरी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक कोइल मूव करेगी तो उसमें उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, जिससे उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। पहली, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एक कोइल का जो है वो चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। दूसरी, अगर आप एक कोइल को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसका पास है वो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, और खुद ब खुद चेंज होगा, तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, जिससे उसमें अपना आप एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। तीसरी, अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कोइल मूव करेगी तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, जिससे उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। इफ ए कोइल इज मूविंग, रेस्ट में ये होनी चाहिए, रेस्ट में हुई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो कुछ नहीं होना। इफ ए कोइल इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कॉपी देख रहा ना, गलत कर रहा हूँ तुम जरूर इलेक्ट्रिकल लिख रहे हो। अरे नहीं सर, ठीक ठीक बेटा, ठीक मान लिया। If a coil is moving in a uniform magnetic field, then magnetic flux, then magnetic flux of the coil is changes, और चेंज मतलब दो ही बातें सर जी, एक तो बढ़ना एक घटना, या तो इनकी कितनी बार बोलोगे सर, अरे जब तक तुम्हारी जुबान पे आता। If the coil is moving in a uniform magnetic field, then the magnetic flux of the coil is changes, then an EMF is induced in the coil, induced in the coil। और ये भी लाइन खुद लिख लेना नोट करके कि अगर मूव नहीं करेगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोइल तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। और जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ना कोइल में, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं कोइल का तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब तक ही रहती है जब तक आप उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते रहते हो। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना बंद कर दिया ना तो ईएमएफ इंड्यूस जो हुई थी वो जीरो हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस वाली चली जाएगी अपना आप, ठीक है। तो एक कोइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है अगर वो चेंज होता रहा, बढ़ता घटता रहा, तो ईएमएफ उसमें बनी रहेगी, इंड्यूस होती रहेगी। लेकिन अगर वो चेंज होना बंद हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स तो ईएमएफ चली जाएगी, वो ईएमएफ तब तक रहेगी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हुआ ईएमएफ भी गायब, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ बिल्कुल सिंपल सा है। फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है कि भाई साहब, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ फैराडे लिख लेना, फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होएगी ना वो उतनी ज्यादा होएगी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उतनी कम होएगी जितना कम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। एक तरह से द मैग्नीट्यूड या द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेट ऑफ चेंज, इस डी बाई डी टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। रेट मतलब टाइम आ जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज का डिफरेंशिएशन, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, कहाँ ले गए सारा समझ लो बेटा, ठीक है ठीक है। ई क्या है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो एक कोइल के अंदर जो ईएमएफ पैदा होगी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जो ईएमएफ पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। द EMF induced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux of the coil। मतलब एक कोयल का जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे उतनी ही ज्यादा उसमें EMF इंड्यूस होगी। ठीक है, the value of induced EMF, वैल्यू लिख सकते हो, the value of induced EMF in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux of the coil। मतलब एक कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जितना ज़्यादा होगा उसमें EMF इतनी ज़्यादा इंड्यूस होगी, जितना कम होगा उतनी कम इंड्यूस होगी। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, सेकंड स्टेप में लिखना तुम, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। सेकंड स्टेप में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाओगे तो कांस्टेंट ऐड करते हैं, वो होता है k, और k की यहाँ वैल्यू है -1। ठीक है, और ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी E इक्वल्स टू आ गया -d∅/dt। कई लोग है ना यहाँ पे n भी लगा देते हैं, E इक्वल्स टू में ऐसे भी लिख देते हैं। देखो कई लोग, मैं दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। कई लोग कैसे लिखते हैं, क्या ये बेटा, ये सेकंड लॉ का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, E इक्वल्स टू -d∅/dt। अगर मान लो एक कोइल में n टर्न्स है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -n d∅/dt। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल। मतलब ऐसे ये घुंघरू से जो है ना कोइल में, ये घुंघरू से कितने हैं कोइल में, वो है ये n जो है ना, n नंबर ऑफ घुंघरू इन द कोइल। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। और अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूँ बेटे मेरे, तो ये माइनस साइन गुमशुदा की तलाश में चला जाएगा, गुमशुदा की तलाश पोस्टर लगाना पड़ेगा तो। ठीक है, वेरी गुड। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, समझ आया, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ अभी। तो ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे मेरे, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ की डायरेक्शन को। फैराडे सेकंड लॉ की कमी ही ये थी, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे लॉज की कमी ही ये थी कि वो डायरेक्शन नहीं बता पा रहे थे। वो कह रहे थे यार ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, पर उसकी डायरेक्शन क्या है वो नहीं बता पा रहे थे। इस कमी को पूरा किसने किया, एक ऐसे इंसान ने जिसका नाम था लेंज। अब समझ में नहीं आ रहा है, नाम था क्या था, लेंज। और उसी का हम एक लॉ पढ़ते हैं, लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ, तीसरा लॉ क्या आता है, लेंजिस लॉ। लॉ क्या लॉ, अब बेटा ला ला, लॉ नहीं ला। वो एक माइनस साइन का मतलब क्या है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगी ना, वो उसी चीज का अपोज करेगी जो उसको प्रोड्यूस करेगा। ईएमएफ जो इंड्यूस होगी, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना कोइल में, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे कोइल का, बढ़ाओगे घटाओगे, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो उसी चीज को, अब उसी चीज का अपोज करेगी, उसी चीज के खिलाफ जाएगी, उसी चीज की लेनी बैठाएगी जो उसे प्रोड्यूस करेगी, जो उसे इंड्यूस करेगी। ईएमएफ को इंड्यूस कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को ही इंड्यूस ईएमएफ अपोज करेगी, मुझे प्रोड्यूस करती है धैट 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 धैट, ऐसा कुछ होगा। तो फैराडे के बाद लेंज लॉ आया, लेंज लॉ ने इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताई। उसने ये कहा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ना कोइल में, वो इस तरीके से होती है कि वो उसी चीज का अपोज करती है जो उसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कोइल when magnetic, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, when magnetic flux of coil is changes,
is changes, ठीक है। तो the EMF is induced in a coil in such a way, in such a way, मतलब जो EMF इंड्यूस होगी ना कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, बढ़ने या घटने से, वो इस तरीके से होगी that it will oppose, it will oppose the cause of its birth, the cause of its birth, the cause of its birth, मतलब वो उसी चीज को अपोज करेगी जो उसे पैदा कर रहा है। जैसे कि एक नालायक बेटा क्या करता है, माँ आपने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया उसको, फिर उसने कह दिया चलो 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 तुम एक तरफ बैठो, बूढ़ा बूढ़ी हो चुके हैं, निकलो यहाँ से, दफा हो। ऐसा ही करते हैं बेटा आजकल, वो उन्हीं चीज का अपोज करते हैं जो उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें जन्म देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, गंदी बात होती है, ठीक है। हाँ, भावना मत भाव बेटा, सर जी भावना रह जाएंगे, बस इतना मत करो, ठीक है। तो आप कुछ न्यूमेरिकल देखें बेटे, तो बेटे मेरे भारत माता की जय बोलो, और पहला क्वेश्चन लिखो, लिख लो यार, अब तुम देखो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज मूव्ड इन ए, लिखो क्वेश्चन नंबर पहला, ए स्मॉल पीस, a small piece of metal wire, a small piece of metal wire is moved in a, कोयल क्या होती है, कोयल इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, एक टाइप का कंडक्टर होता है। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना, कोयल को आपको पता नहीं क्या समझो, कोयल एक टाइप का कंडक्टर होता है बस, ठीक है। हाँ समझ रहे ना। The small piece of wire is moved in a magnetic field, is moved in a magnetic field, B से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, फॉर 0.5 सेकेंड। आपके पास एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा था, वायर थी, उसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया, घुमन चक्री लट्टू 0.5 सेकेंड के लिए। देन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज दिस, देन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज 8 इंटू 10 की पावर -4 वेबर, ठीक है, वेबर, डब्ल्यू बी, 10 की पावर -4 लिख लेना, 8 इंटू 10 की पावर, एक मिनट, 8 इंटू 10 की पावर -4 वेबर, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आएगी वायर में, मतलब ई की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर करें, हमें पता है E इज इक्वल्स टू में d∅dt। इसने क्या पूछा है आपसे, ईएमएफ इंड्यूस कितनी आएगी, ईएमएफ की वैल्यू चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 8 इंटू 10 की पावर -4 है, डिवाइडेड बाय कितने टाइम के लिए मूव करी, 0.5 सेकंड के लिए, तो 0.5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5, 5 छंग 30, ठीक है, 10 की पावर -3। ये कुछ मत लिखना, आंख नीच के वोल्ट लिख दो इसको, ठीक है, या वेबर पर सेकंड लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें फिर, द मैग्नेटिक फ्लक्स, अगला क्वेश्चन लिखो बेटे, ये सिंपल था ना, अरे सिंपल ही है सारे, देखते जाओ अभी। द मैग्नेटिक फ्लक्स flowing in a coil, क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, करवाने की जरूरत नहीं है। द मैग्नेटिक फ्लक्स flowing in a coil, द मैग्नेटिक फ्लक्स, 5 से लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स को, 5 भी लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स flowing in a coil, flowing in a coil, in a coil changes from 10 milliweber to 10 milli, स्मॉल मिली नहीं, वो मिली नहीं बेटा, वो मिली नहीं, मिली मतलब 10 की पावर -3, समझ रहे हो ना तुम। हाँ, आजकल भावनाओं को बहुत बना करो। 10 milliweber to 4 milliweber, फिर मिली सर, कौन मिली, अरे बेटा मिलती तो क्या होता, अजी नाश होता, अजी नाश होता, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक कोयल में फ्लो कर रहा है, वो चेंज हो रहा है इतने वेबर से इतने वेबर में इतने टाइम के अंदर, ठीक है।
तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। एक तो इसके अंदर देख लो क्या क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है और कह रहा है कि अगर कोयल का रेजिस्टेंस 5 ओम है, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, अगर कोयल का रेजिस्टेंस 5 ओम है तो करंट कितना फ्लो करेगा कोयल में, ये बता दो। अगर कोयल का रेजिस्टेंस 5 ओम है तो करंट भी बता दो। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होता, बस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है अजी, ठीक है जी, मान लिया। देखो पहला मैग्नेटिक फ्लक्स ये है बेटे मेरे और दूसरा ये है। ठीक है तो टाइम ये है, आप कैसे करोगे, डायरेक्शन के साथ काम कर लो। चलो E इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। ठीक है अपने आप को सेव जोन में रखना। ठीक है मैग्नीट्यूड की बात करें ना, आप मत लगाओ सर, आपने पिछले में नहीं लगाया, सर नहीं लगाते, क्या दिक्कत है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ये ना, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। मुझे पता है बड़ा ही है छोटा ही है, 10 में से 4 घटा दो कितना आएगा, 6 मिली वेबर। ठीक है और टाइम कितना लगा 0.2 मिली, मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 3, यानी 3 × 10⁻³ वोल्ट। भारत माता की जय। ठीक है अब बात है कि अगर मान लो रेजिस्टेंस है आपका 5 ओम का, तो कितना करंट होगा। तो V इक्वल्स टू IR, ओम बाबा ओम ने कहा था, तो V आ गया, I आ चुका नहीं, I निकालना है, तो V/R इक्वल्स टू I। तो यहाँ से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा बेटे मेरे 5 से, तो कितना आ जाएगा 0.6 × 10⁻³ वोल्ट। हाथी घड़े गायब नहीं, एम्पियर। तो ये मेरे करंट की वैल्यू हो गई। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन जो काफ़ी बेहद अच्छा है, इसके बाद हम अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है वो क्वेश्चन क्या है, वो ये है बेटे कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कोइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कोइल, the magnetic flux through a coil, the magnetic flux through a coil perpendicular to the plane of the coil, perpendicular, ये perpendicular है to the plane of the coil, plane of the coil। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, जो एक कोइल का है वो कोइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। वो दिया है इतना बेटे मेरे 5v = टाइम का फंक्शन दे रखा है, मतलब वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है इसका मतलब क्या है बेटे मेरे, अभी समझाता हूँ मैं आपको, खुद देखो आंखों से। अगर मैं टाइम की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स 6 आता है। टाइम की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 4 16 और 1 17। और मैं 3 पुट करूंगा तो कुछ हो रहा है। मैं 0 पुट करता हूँ तो 1 आता है। यानी मैं टाइम की वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कोइल का कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स कोइल का टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ओके मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोइल एट, calculate the EMF induced in the coil, calculate EMF induced in the coil at t is equals to 2 सेकेंड। बिल्कुल सिंपल है बेटा। देखो E इक्वल्स टू होता है d∅/dt, d/dt का फाई, मतलब फाई का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन कैसे होता है 3, अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम करोगे तो कितना आएगा, 2 में से घटाओगे 1 आएगा। 1 को लिखो मत लिखो, ऐसे लिख दो, भारत माता की जय। और ये dt/dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो ये आ गई ईएमएफ आपकी 3 × 2t + 2, यानी ये आ गई 6t + 2। अब मुझे कितने टाइम पर चाहिए 2 सेकंड पर, तो मैं पुट कर दूंगा, ये आ जाएगी 14 वोल्ट। ये आपकी ईएमएफ आ गई। ठीक है तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो थी, और अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आपको एक बार ये दोबारा देखनी चाहिए पूरी की पूरी। और कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताओ, ये न्यूमेरिकल का ये पॉइंट समझ में नहीं आया, आपने माइनस क्यों लगाया, प्लस क्यों लगाया, या मैग्नीट्यूड क्यों लिया, ये फैराड लॉ कैसे डिफाइन किया। और आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, नए जोश के साथ, नए मैजिकल के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। भारत माता की जय।